साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि अब मार्केट में क्या करना है। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग। बहुत पेन है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि रोज हमको मैसेजेस आ रहे हैं, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में तो ऐसा लग रहा है कि अब लोग गंदा फंसे हैं यहाँ पर। एक वार्निंग साइंस जो बार बार शायद कुछ लोगों ने इग्नोर की थी, वैल्यूएशंस की, और स्टॉक्स को चेज किया था, खैर वो अपनी जगह है, तब बुल मार्केट थी। लेकिन अब इस फेज में क्या करें? देखिए, पेन हर एक को है। जब भी हम सब लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो वाले हैं तो पेन तो सबको होगा। बट आई थिंक इस मौके पे आके आपको ये भी एक ही चीज देखनी है कि पैनिक में आप सेलिंग नहीं करेंगे। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन कि आप आके हर कोई आपको लेक्चर दे रहा है कि आप मिड कैप में फंसे हैं, आप स्मॉल कैप में फंसे हैं, बट ये आप भूल जाते हैं लोग कि लार्ज कैप में भी उतना ही पेन आया है जितना कि स्मॉल कैप में आया है। तो एक ये जो थोड़ी सी मार्केट में मिथ फैल गई है कि सब मिड कैप की प्रॉब्लम है, लार्ज कैप बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे ट्रेंड जैसा शेयर भी 8,000 से लेकर अब 5,000 के ऊपर में पहुंच चुका है। तो ये अपने को ये मत करिए कोशिश कि आप मिड कैप में थे, आप फंस गए, या कोई लेक्चर सुना रहा है आपको कि आपने गलत काम किया। वही आदमी, वही ऑर्गेनाइजेशन आपसे शेयर खरीदवाती भी थी। पर अब पहुंच के आपको ये देखना है कि ये नहीं कि सब कंपनियां खत्म हो चुकी हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है एक ये कि रिजल्ट देखते हुए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट काफी सारे आ रहे हैं मिड कैप कंपनीज में। फार्मा में ले लीजिए, इंजीनियरिंग में ले लीजिए, ईपीसी ले लीजिए, रिजल्ट्स काफी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी, नो डाउट अबाउट इट उसके अंदर में। बट आपको एक चीज करनी है कि आपके जो ठीक के शेयर हैं, अच्छे शेयर हैं, लॉन्ग टर्म शेयर हैं, उन पे पैनिक मत करिए, उसको मत निकालिए अपने इस पैनिक मोड के अंदर में। पेशेंस रखिए। बल्कि जो बहुत ही वीक है, जो गलती में कई बार शेयर हो जाते हैं, गलत में खरीद लेते हैं, उस पे बुक करके अच्छे शेयर को आप स्ट्रेंथन करिए और उनको वापस लेना शुरू करिए आप। तो दैट इज मेरी राय है मार्केट में। ये अपॉर्चुनिटी फिर आई है आपके पास में अपने शेयर, चुनिंदा शेयर खरीदने की। ठीक है, मार्केट 2-5% ऊपर नीचे हो सकती है उसके बाद भी, बट ये अपॉर्चुनिटी को यूज करिए। जो आप मिस कर चुके थे उसको आप लेने की कोशिश करिए। सारा मत लीजिए ओवरनाइट, बट लेने की कोशिश करिए। बेचने का माहौल नहीं है ये। बेच के तो आप 1 साल बाद अपने आप को कोसेंगे कि हमने क्यों बेचे थे। ये जो कुछ 2-3 नाम ले रहा हूं मैं, जैसे होनासा, स्विगी, ओला, ये सारे जो फैंसी आईपीओस थे और अब जो 50-50%, 60-60% कुछ केसेस में नीचे हैं, यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका अजय जी? देखिए, ये कंपनियां ऐसी हैं जिनमें प्रॉब्लम आई थी। आपने देखा होगा, जैसा अब नाम नहीं लेना चाहता, होनासा कंपनी के अंदर में एक प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने शिपिंग की थी, गुड्स की सेल रिकॉर्ड किया था, जबकि रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए थे। सेल और रिटर्न बेसिस वाले सेल बुक किए थे। वहां पे इश्यू आता है कि आपने जो बिजनेस मॉडल है, आप फंसे थे उसमें आके, बिकॉज आप पे गलत रिपोर्टिंग हुई थी फाइनेंशियल की। कंपनी की बेहतरीन मॉडल है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो गलत हुई थी उससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। वो सेबी देख रही है, क्या देख रही है पता नहीं। आपको ये देखना है कि ट्रांसपेरेंसी और मैनेजमेंट, दो चीजें देख के आपको चलना है कि नई एज वाले में भी 2-3-4 शेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही टॉप पेडिग्री के हैं, बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर है उनका, वो ठीक चल रहे हैं। हर अब आपने अगर टू व्हीलर कंपनी को न्यू एज कंपनी समझ के शेयर ले लिया, वो आपकी शायद एनालिसिस की गलती थी, ना कि कंपनी की वैल्यूएशन की। उनमें से एक शेयर जो आपने नाम लिया वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, टू व्हीलर कंपनी है, उसको आपने न्यू एज नहीं करेंगे। तो न्यू एज कंपनी जो 2-4 कंपनियां हैं, वेदर और डिलीवरी में है, फूड में है, ये आपके इंश्योरेंस में है, ये सब चीजें काफी स्टेबल प्लेटफॉर्म पे हैं। ये फिर मौका बाजार देती है आपको लेने का, इन इंडस्ट्रीज में घुसने का। आप उसको यूज करिए, पैनिक मत करिए। कंट्री खत्म नहीं हो रही है। 2 साल बाद में आप 1 साल बाद देखेंगे थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, सरकार भी थोड़ा मूव करेगी। और सबसे बड़ी बात अनुज जी, सबसे बड़ी इशू, अहम बात यह कि क्यों आए हम इस माहौल पे। आप जो ये फ्रीबी का माहौल जो था, जो चला है, जो वेदर इट इज पीएम योजना, किसान योजना, लोकल गवर्नमेंट, लड़की बहन, ये सब कर करा के सरकार के पास, स्टेट और सेंट्रल के पास में पैसे नहीं बचे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक मुद्दा वो है सबसे बड़ा। और दूसरी बात है, आप आर्टिफिशियली इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर सकते हैं इस कंट्री के अंदर में। आपको बोलना ही पड़ेगा कि हम यूएस से लिंक्ड हैं। आपने कोशिश करी 25 बेसिस पॉइंट की, कितनी बेकार कोशिश, नाकाम कोशिश गई, वेस्ट हो गई बिल्कुल कोशिश मेरे हिसाब से। तो आई थिंक काफी उम्मीद ये भी है कि सरकार भी कुछ देखेगी क्या हालात हो रहे हैं, माहौल हो रहा है। बट आप अपना अपना पेशेंस रहिए, धैर्य रखिए। अच्छी कंपनियां, कंट्री खत्म नहीं हुई है, ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, फिर आएगी वापस।
फिर माहौल बदलेगा और उस माहौल में आप बाहर मत बैठिएगा, उस माहौल में देखेंगे अरे हमने क्यों बेच दिया। पेशेंस रखिए, दैट्स द की। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये स्पेशली अगर हम 10 दिन पहले चले, बजट हमने सुना वो 12 तक की आय पे कोई टैक्स नहीं, उसके बाद ये परसेप्शन बना, ये धारणा बनी कि अब एफएमसीजी को चेस करना चाहिए, कंजम्पशन को पुश मिलेगा। तो आपकी धारणा एफएमसीजी को लेकर क्यों है? और ये प्रश्न इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्राइस डैमेज यहीं पे हुआ। अक्टूबर में जब ये डाउन स्विंग शुरू हुआ था तो सबसे पहला और सबसे तीव्र फास्ट कोलैप्स था एफएमसीजी में। आपका टेक इस स्पेस पे? देखिए स्पेस का पॉजिटिव इस समय पॉजिटिव है क्योंकि इन्होंने एक कॉल ले ली पूरी इंडस्ट्री ने कि हम प्राइस राइज करेंगे, डिस्काउंटिंग कम करेंगे और उस हिसाब के ऊपर में जो वॉल्यूम निकलता है वो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। आई थिंक एक क्वांटिटेटिव शिफ्ट हो गया है थिंकिंग में और आपने देखा होगा सारी कंपनियों ने प्राइस राइज लेनी शुरू करी है। ये जरूर कहूंगा कि ओल्ड एज, अब न्यू एज की बात करी थी हमने, ओल्ड एज एमएनसी कंपनी, उसको तो इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप किसी रिटायर्ड आदमी को अपनी न्यू एज कंपनी में सीईओ बना रहे हैं। आप एक तरीके समझ लीजिए। देखिए जिस कई कंपनियों का जैसा इंसान का भी होता है, सेल बाय डेट होती है, 58 पे सरकार रिटायर करती है, 58 में कंपनी रिटायर करती है, आपके घर वाले आपको रिटायर कर देते हैं 60 की उम्र में, कहते हैं अब इससे क्या पूछना, इसकी तो ख्यालात पुराने। वही कंपनियों की भी है, सेल बाय डेट जिस कंपनी की, कंज्यूमर कंपनी की आ चुकी है, उसमें इन्वेस्ट करने से आपकी रिटर्न नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। इंडस्ट्री मूव कर रही है, नए प्लेयर आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, उसको फोकस करिए। कंज्यूमर में हमारा पहली बार रुझान थोड़ा पॉजिटिव इसलिए हुआ है, नॉट की वॉल्यूम के लिए, एंड आपको बताता हूँ टैक्स से क्यों बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट की प्राइस इंक्रीज जो ले रही है कंपनियां, उसका बॉटम लाइन पे सीधा इंपैक्ट आएगा मार्च और जून क्वार्टर में। टैक्स बेनिफिट का मेरे हिसाब से इसलिए बहुत कम बेनिफिट मिलेगा बिकॉज काफी संख्या में जो लोग, जो बेनिफिट मिलेगा वो उस संख्या के लोग थे, उस इनकम के लोग हैं जो लोन से अपना काम करते हैं, उनके पास ईएमआईज हैं, लोन्स हैं, हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, एजुकेशन लोन है, काफी हद तक टैक्स पे करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, बट लोन पे भी काम करते हैं। मेरे हिसाब से जो टैक्स सेविंग होगी उनकी लोन कम करने में जाएगी, ना कि कंजम्पशन में जाएगी। तो जो लाख करोड़ की बात करते हैं उसकी जो कंजम्पशन इम्पैक्ट है मेरे हिसाब से बहुत कम होगा, ना कि 1 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, बिकॉज लेवरेज कम होगी, लोग अपना लोन वापस करेंगे जल्दी से या नहीं लेंगे नए लोन को, वनस्पत की उसको आप कंजम्पशन बास्केट में पैसा खरीदने जाएंगे। तो मेरे हिसाब से उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो उम्मीद थी वो नहीं होगा, बिकॉज लोन पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा ना कि कंजम्पशन पे। अच्छा, आपने क्योंकि अजय जी लोन का जिक्र किया ही, तो अभी आप बैंक्स पे एंड स्पेशली एनबीएफसीज पे जो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियां हैं उन पर क्या आउटलुक रखते हैं ऐसे? क्योंकि अभी आरबीआई ने रेट कट किया प्लस कुछ लिक्विडिटी का अरेंजमेंट भी किया, तरलता मेंटेन करने की बात कही, लिक्विडिटी को मेंटेन करने की। आपका यहाँ पर टेक क्या है? देखिए आज ये तीसरा साल है, अब हमने पहली बार अब की बैंक लिया है थोड़ा सा, तीसरे साल में हमने बैंक नहीं इंडस्ट्री छुई है क्योंकि दो चीजें मुद्दा उसमें बहुत जरूरी है। एक है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ बैंक्स, जस्ट लाइक एनी इंडस्ट्री में आप देखेंगे अगर प्लेयर 40-50 प्लेयर होंगे तो उस इंडस्ट्री का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसमें रिटर्न कमाना बड़ा मुश्किल है बैंक्स को। एक बात। नंबर टू इज कि आज की तारीख में जो इक्विटी मार्केट ने बेनिफिट दिया है कंपनी को इंडिया में, और बहुत बेहतरीन बेनिफिट उठाया है प्रमोटर्स ने इंडिया में, इक्विटी रेस करके आईपीओ किया, क्यूआईपी किया, प्रेफरेंशियल प्लेसमेंट किया, पीई को बेचा, जो भी किया उन्होंने, आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल के अंदर में, 2 साल में सारी कंपनियों ने कम से कम 8 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया है इक्विटी के माध्यम से। उसका मतलब है कि वो बैंक पे कम रिलाय करेंगे। तो जो कॉर्पोरेट जो बोर्विंग होती थी, जो मेजर बोर्विंग, सेफ बोर्विंग होती थी, उसकी ग्रोथ रेट अब बैंक में 7% रह गई है। इस साल 2024 में 7% हुई है ग्रोथ रेट। अगर आपका कोर कंज्यूमर आपसे बोरो नहीं करेगा तो ये बैंक कहाँ जाएंगी, और फिर वो गई कहाँ गई, अनसिक्योर्ड लोन्स पे, और उसका नतीजा आपके सामने साफ है। तो इंडस्ट्री के अंदर में बैंकिंग में प्रॉब्लम है, बट 2-4 ऐसी बैंक्स हैं जिनके पास में सब्सिडरीज हैं, इंश्योरेंस की है, एएमसी है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। आई थिंक उन बैंकों की वैल्यूएशन के अंदर में हमको ज्यादा बेनिफिट नजर आता है बनस्पत की प्योर बैंकिंग कंपनीज के। बट पहली बार हमने शुरुआत करी है 3 साल में लेने की। अभी भी हमें लगता है कि निफ्टी और इंडस्ट्रियल कंपनीज और कंज्यूमर न्यू एज कंपनीज का रिटर्न बैंकिंग से ज्यादा ही आएगा इस साल में। अगर पॉजिटिव रिटर्न निकाल पाई बैंक इंडस्ट्री वही बहुत है, बट खासकर वो कंपनियां जिनके पास सब्सिडरीज हैं, जो 5 या 6 इंडस्ट्रीज में, कैपिटल मार्केट में, इंश्योरेंस में, आई थिंक इंश्योरेंस सब्सिडी वाली बैंक
सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है बनस्पत की प्योर बैंकिंग। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अजय जी, एक सवाल आपसे पूछना था अब फार्मा को लेकर। बिग फार्मा अब कैसे आपके हिसाब से यहाँ से बिहेव करेगा? पिछले साल अच्छे रिटर्न्स दिए हैं बिग फार्मा ने, अब थोड़ा सा एक रिस्क बन रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ इम्पैक्ट आएगा, कि कुछ टैरिफ वगैरह का इशू होगा क्या? आज काफ़ी डिक्लाइन है। आप इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे या फिर थोड़े से यहाँ पर थ्रेट्स हैं? देखिए, इसमें सेक्टर बहुत बेहतरीन सेक्टर है, क्योंकि एक तो रुपी डॉलर का बेनिफिट आएगा 2 साल में इनके पास में। फॉरवर्ड कवर लेते हैं तो इमीडिएटली नहीं आएगा, बट 1 साल बाद अनुज जी आएगा फॉरवर्ड कवर के अंदर में। जो चीज आप कुछ साल पहले तक 78 में बेच रहे थे या 74 में बेच रहे थे, वो आज की तारीख में आपकी रियलाइजेशन 78 और 82 अपनी 88 की और 90 की आएगी, बिकॉज फॉरवर्ड कवर प्रीमियम को मिला के। तो आप ये देखेंगे जो एक्सपोर्ट उनका है, जो कर पाएंगे, उसके ऊपर में सीधा ये बॉटम लाइन पे मुनाफा आएगा रुपी डॉलर डिप्रिसिएशन का। और रही बात रिस्क की, रिस्क ट्रंप नहीं है रिस्क, तो रिस्क है कि इन कंपनियों में अर्निंग्स में कभी कभी मेगा अर्निंग आती है 1 या 2 प्रोडक्ट की। वो शॉर्ट टर्म होती है, बिकॉज फर्स्ट एंड फाइल वाली होती है, जो 6 महीने की अर्निंग होती है। कई बार उन चक्कर में हम लोग फंस सकते हैं, इन्वेस्टर फंसता है, और की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके ऊपर ग्रोथ होगी। और आपने एक कंपनी देखी होगी, अभी 30 या 40% डिग्रोथ हुआ इस कंपनी के अंदर में, इस क्वार्टर के अंदर में, क्योंकि एक मेजर प्रोडक्ट थी, उसकी लाइफ साइकिल, उसका फर्स्ट एंड पीरियड खत्म हो गया, वो प्रॉफिट खत्म हो गया। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है इस इंडस्ट्री में, सिर्फ उसमें कि आप एक मॉलिक्यूल और एक दवाई के सुपर बेनिफिट सुपर के ऊपर में ना खरीद लें शेयर। इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास इंडस्ट्री है। और ट्रम्प जी, दवाई तो चाहिए भैया, आप कुछ भी कर लें, टैरिफ लगा लें, रातों रात दवाइयां 2 ही देश बनाते हैं, या हम बनाते हैं केमिकल्स और एपीआईज, या फिर बनाती है चाइना। आप डिसाइड कर लीजिए किससे क्या लेना है आपको। इंडिया की आई थिंक पोजीशन स्ट्रॉन्गर है, बट हमारी वीक क्यों है? वी कांट कम्पीट विद चाइना, वो हमारी वीकनेस है। बट ट्रम्प से हमारे को वीकनेस नहीं आएगी, वीकनेस हमारी इंटरनल है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी कंपेरेटिव नहीं है जितनी चाइना की। और हेल्थ केयर के अंदर में दूसरा सेगमेंट हॉस्पिटल का, आंख बंद करके रखिए शेयर उस हॉस्पिटल के अंदर में। ये एक सेक्टर है जो अगले 5-7 साल तक बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट की एलोकेशन हेल्थ केयर की बहुत कम होती जा रही है। तो आपके पास कोई चारा नहीं है प्राइवेट सेक्टर जाने के लिए, और ये बड़ा मुश्किल सेक्टर है, बहुत ही बेड अप सेक्टर है। जो कंपनियां बैठी हुई हैं, शेयर ले लीजिए। मेरे हिसाब से इन इंडस्ट्री के अंदर में आपके रिटर्न्स काफी अच्छे आएंगे। इंडिया एजिंग कंपनी, एज ऑलवेज सिंग, इज ऑल एजिंग इकोनॉमीज। हॉस्पिटल सब जाएंगे, जरूरत बहुत है, रूम मिलते नहीं है, और दाम बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री बेहतरीन है, तो हेल्थ केयर में फार्मा भी ठीक है, हॉस्पिटल भी ठीक है हमारे आप से। इससे अच्छा अहम इंडस्ट्री कोई है ही नहीं। क्या करेंगे, हर कोई दवाई तो खाएगा। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी थैंक यू राय, वेरी अपना मच। मत आपने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया।